जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र किया था। और इस टॉपिक का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व। तो चलो शुरू करते हैं। आज है चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व। तो रजिस्टर रेडी है, पेन और पेपर निकाल लो और एकदम फोकस स्टार्ट कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। एक सिचुएशन सोचो, अगर मैं आपको एक प्लेट मोमोज दे दूं और एक प्लेट पिज़्ज़ा दे दूं और पूछूं कि बताओ पिज़्ज़ा खाकर कितनी खुशी मिली। क्या आप ऐसे बोलेंगे कि सर मुझे पिज़्ज़ा खा के 50 पॉइंट्स की खुशी मिली और मोमोज से 40 पॉइंट की खुशी मिली? बिल्कुल नहीं ना। रियल लाइफ में भी यही होता है कि हम अपनी खुशी या सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में नहीं नापते हैं। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि सर पिज़्ज़ा को मैं फर्स्ट रैंक दूंगा और मोमोज को सेकंड रैंक दूंगा। पिछले लेक्चर में हमने कार्डिनल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, ड्रॉबैक क्या था उसका, कि वो यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करता है 1 2 3 4। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई एक नई और मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर या रैंकिंग देना। कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को नंबर्स नहीं देता है, बल्कि अलग अलग बंडल्स को रैंक करता है। रैंकिंग देना, नंबर्स में नहीं करना। अब आइए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। मान लो बनाना है, हमने पहले एजम्पशन किया था कि दो गुड्स है मार्केट में, X1 और X2। X1 हमारा बनाना है और X2 हमारा मैंगो है। सोचो मैं आपको दो अलग अलग बैग्स में सामान दे दूं, जिसमें बनाना और मैंगोज हो, अलग अलग बंडल के। मान लो एक में एक बनाना और 15 मैंगो है और दूसरे में 2 बनाना और 12 मैंगो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों बंडल से आपको एग्जैक्ट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कि खुशी, जो यूटिलिटी है वो मिल रही है, मतलब इक्वल मिल रही है, तो क्या आप किसी एक को चूज कर पाओगे? नहीं। आप कहोगे सर ए दो या बी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों के बीच इंडिफरेंट रहूंगा। तो जब हम ग्राफ पेपर पर उन सारे बंडल्स, मतलब कि कॉम्बिनेशंस को एक लाइन से जोड़ देते हैं, जिससे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उस कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इंडिफरेंस कर्व जॉइंस ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स गिविंग देम सेम सेटिस्फेक्शन। which are considered indifferent by the consumer। कीवर्ड्स क्या हैं? सेम सेटिस्फेक्शन, इक्वल यूटिलिटी, इंडिफरेंट। सेम सेटिस्फेक्शन और ये सब मतलब यही है कि सारे बंडल्स से उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी इक्वल मिल रही है, यही सब चीजें हैं। इंडिफरेंस कर्व देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास बंडल्स हैं, अलग अलग बंडल्स हैं मैंगो और बनाना के। तो बी और एम इक्वल टू 1,15, 2,12, 3,10 और 4,9। ये हमारे बंडल्स हैं। इस पे जो कंज्यूमर है वो सेम सेटिस्फेक्शन पा रहा है, ठीक है। तो अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, नीचे बनाना कर देंगे और ऊपर मैंगो, ठीक है। अब जब हम प्लॉट करेंगे इसका, तो एक पे क्या हुआ? 2 3 4। एक पे कितना है? 15। 2 पे कितना है? 12।
3 पे कितना है 10, 4 पे 9, 9 10 12। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो एक कर्व बनेगा। अब ये कर्व बन नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसे ही कर्व बनेगा और एट द एंड ये ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व बनता है दो गुड्स के बीच में। अब बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यही छुपा हुआ है कि जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन आता ही रहता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम एमआरएस से बोलते हैं। एमआरएस आसान भाषा में यही बोले तो एक एक्स्ट्रा बनाना पाने के लिए हम कितने मैंगोज सेक्रीफाइस करेंगे, उसी रेट को हम एमआरएस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे वाई मैंगोज में चेंज है और एक्स है हमारा बनानास में। अब एक और बात है कि ये मॉड में होगा। मॉड मतलब होता है जब सारे, मान लो कोई वैल्यू निगेटिव आ गई तो उसको मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इतना ही समझो बस। अब टेबल की तरह थ्रू एक देख लेते हैं कि बंडल हमारा ABCD, जिसमें हमारा जो बनाना है और मैंगो, बनाना है 1, मैंगो 15, ऐसे ऐसे है सब। जब हम इसको देख रहे हैं, नोटिस करो ये कि आपने एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए 3 मैंगो सेक्रीफाइस कर दिए यहाँ पे A से B जाने के लिए। देखो यहाँ से एक यहाँ पे बनाना था हमारे पास, B पे जब हम B बंडल पे आए तो हमने एक बनाना बढ़ा दिया, लेकिन 3 मैंगो सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो हमारा कितना मैंगो हमने सेक्रीफाइस किया, 3। तो डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा वाई की वैल्यू 15, 12 माइनस 15, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 मॉड। अब देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम जब निकालेंगे एमआरएस की वैल्यू तो 3 ऊपर आ जाएगा और ये 1, तो 3:1 हो जाएगा एमआरएस हमारा। और पहले में कुछ नहीं होता है क्योंकि पहले में तो पहला कुछ होगा ही नहीं, हम बढ़ा ही नहीं रहे उसमें कुछ। अब मान लो अब आपको एक और बनाना चाहिए जो बंडल सी में है, वहाँ पे हमने एक बनाना बढ़ाया तो हमको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2 मैंगो सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो 2 मैंगो सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो ऊपर होता है, जो हम बढ़ाते हैं वो नीचे होता है। हो गया 2:1 आ जाएगा। अब मान लो डी वाला बंडल है, उसमें हमने एक और बनाना बढ़ाया, लेकिन इसमें हमने क्या किया, एक मैंगो ही सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो हमारा 1:1 हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि सर मैंने 3 मैंगो छोड़े थे, फिर 2, फिर 1, ये सेक्रीफाइस कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि बच्चों यहाँ लगता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे आपके पास बनाना बढ़ते जाते हैं, आपकी बनानास की चाहत, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। और दूसरी तरफ क्योंकि आपके मैंगोस लगातार कम हो रहे हैं, आपके दिल में बचे हुए मैंगोस की वैल्यू बढ़ने लगती है। इसलिए हर बनाना के लिए आप कम और कम मैंगो सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। इस टेबल में भी है कि मोर बनानास लेस डिजायर, fewer mangoes higher value, तो कंज्यूमर sacrifices fewer mangoes, ये एट द एंड। अब बात करते हैं शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्योंकि आपका जो एमआरएस है, मतलब कि सेक्रीफाइस करने का रेट लगातार गिर रहा है, इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, मतलब कि अंदर की तरफ झुका होता है, ऐसे अंदर की तरफ झुका हुआ है ना। यह एक स्टैंडर्ड और सबसे कॉमन शेप है। अब बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आता है क्वेश्चन, वाई इज एन इंडिफरेंस कर्व जनरली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इट इज स्ट्रिक्टली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जो लॉ है, जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, उसकी वजह से होता है।
तो एज द कंज्यूमर गेट्स मोर ऑफ गुड एक्स दे आर विलिंग टू सेक्रीफाइस फ्यूअर यूनिट्स ऑफ गुड्स, यही कहता है लॉ। अब आपको ये पता है कि इकोनॉमिक्स में हर रूल का एक एक्सेप्शन जरूर होता है। सोचो अगर मेरे पास एक 5 रुपए का कॉइन है और 5 रुपए का नोट है, क्या आपको इन दोनों में कोई फर्क लगेगा? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर मैं आपको एक 5 रुपए का नोट दे दूं और तो आप क्या उसके बदले एक 5 रुपए की कॉइन ही छोड़ोगे, चाहे आपके पास कितने ही नोट्स आ जाएं? आपके सेक्रीफाइस करने का रेट हमेशा 1:1 रहेगा, जो कांस्टेंट एमआरएस आता है। तो तो जब गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो एमआरएस डिमिनिश गिरता नहीं है बल्कि सेम रहता है। और इस स्पेशल केस में इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन आती है कि जब 1:1:1। तो क्विक रिकैप अगर लें पूरे चैप्टर का, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? ऑर्डर दो किसको? यूटिलिटी को। इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? वो कर्व जहाँ हर पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन सेम होती है। एमआरएस क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स पाने के लिए वाई कितना सेक्रीफाइस करना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और वो मॉड में। शेप ऑफ आईसी क्या होता है? डिमिनिशिंग एमआरएस क्या होता है कि एमआरएस हर लेवल पे जाके गिरता रहता है धीरे धीरे। शेप ऑफ आईसी क्या होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्ट्रेट लाइन तब होता है जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। अब आपके लिए 2 सवाल हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर एक गुड एक्स बचाने के लिए एक गुड एक्स बढ़ाने के लिए कंज्यूमर गुड वाई सेक्रीफाइस करने से मना कर दे, तो क्या वो दोनों गुड्स एक ही इंडिफरेंस कर पे आएंगे? दूसरा क्वेश्चन है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में आईसी का शेप कैसा होता है? सो यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के बारे में।